अभी आपने द्वादश भाव के विचारों के संदर्भ में द्वादश पाठ के अंतर्गत भावों की विविध केंद्र, पणफर, आपोक्लिम इत्यादि संज्ञाओं के विषय में समझा। इस द्वादश पाठ के उत्तरार्ध वाले वीडियो में आप पुनः भावों के उपचय और अनुपचय संज्ञा के विषय में समझेंगे और वर्गोत्तम नवमांश क्या होता है इसके विषय में भी आप समझने का प्रयास करेंगे। उपचय शब्द और अनुपचय शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ होता है और वर्गोत्तम नवमांश क्या होता है या इससे किस प्रकार के विषय वस्तुओं का विचार करना चाहिए, इसका निर्माण कैसे होता है या कौन कौन से स्थानों में यह जाकर के वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है, इन सभी के विषय में आप इस उत्तरार्ध वाले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आचार्य वराहमिहिर ने राशि प्रभेदाध्याय के 19वें श्लोक में इस बात को बताया है। आप यह 19वां श्लोक देखें और इसके अन्वय को समझने का प्रयास करें, इसके भावार्थ को समझें और इसकी संस्कृत व्याख्या को आप देखें। जैसा कि आचार्य कहते हैं, त्रिषडेकादश दशमान्युपचय भवनान्यतोऽन्यथान्यानि वर्गोत्तमाः नवांशरादिषु प्रथममध्यान्त्याः। आर्याछंद में विरचित है। इसके आप अन्वय को देखें। त्रिषडेकादश दशमानि उपचय भवनानि अतः अन्यथा अन्यानि भवन्ति। चरादिषु प्रथम मध्यांत्याः नवांशाः वर्गोत्तमाः भवन्ति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। त्रिषडेकादश दशमानि, तृतीय षष्ठ एकादश दश स्थानानि, उपचय भवनानि उपचय स्थानानि भवन्ति। अतः अस्मात् अन्यथा पृथक अन्यानि अनुपचयानि भवन्ति। चरादिषु चर स्थिर द्विस्वभाव राशिषु प्रथम मध्यांत्याः प्रथम पंचम नवमाः नवांशाः नवमांशाः वर्गोत्तमाः वर्गोत्तम संज्ञकाः भवन्ति। यह हुई इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि उपचय स्थान होते कौन कौन से हैं और अनुपचय स्थान कौन कौन से कहे जाते हैं और वर्गोत्तम नवमांश क्या होता है। उपचय शब्द का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि ऐसे भाव जो हमेशा वृद्धि करते हों। चय शब्द का अर्थ होता है वृद्धि और अनुपचय शब्द का अर्थ हुआ ह्रास करने वाले। तो जन्म कुंडली में कुछ ऐसे विशेष भाव होते हैं जो वृद्धि कारक होते हैं और कुछ ऐसे भाव होते हैं जो ह्रास कारक होते हैं। तो वृद्धि कारक भावों को उपचय शब्द से बोधित किया जाता है और ह्रास करने वाले भावों को अनुपचय शब्द से बोधित करते हैं। तो उपचय कारक भाव होते कौन कौन से हैं, तो इस विषय में आचार्य ने कहा है कि तीसरा भाव जो होता है वह वृद्धि कारक होता है, क्योंकि उसे हम उपचय भाव कहते हैं। और इसी प्रकार से छठवें भाव को और इसी प्रकार से दसवें भाव को और पुनः एकादश भाव को, अर्थात तृतीय षष्ठ एकादश और दश, यह जो चार स्थान होते हैं वह हमेशा वृद्धि कारक होते हैं। मतलब इन स्थानों को उपचय स्थान कहा जाता है और यह हमेशा सर्वदा ही वृद्धि करने वाले होते हैं।
इसके अतिरिक्त जो शेष भाव बच जाते हैं अर्थात प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव, ये सभी भाव अनुपचय शब्द से बोधित किए जाते हैं। यह सब भाव कहीं न कहीं से ह्रास कारक समझे जाते हैं जन्म कुंडली के फल कथन के संदर्भ में। इनका प्रयोग प्रश्न काल में और जन्म कुंडली अध्ययन के समय में विशेष रूप से होता है। यदि ग्रह उपचय स्थानों में है तो उसका फल अतिशय मात्रा में प्राप्त होगा और यदि अनुपचय भाव में है तो उनका फल अतिशय मात्रा में प्राप्त न होकर के स्वल्प मात्रा में प्राप्त होगा। तो उपचय भाव हमेशा ही उन्नति कारक होते हैं और अनुपचय भाव हमेशा उतने वृद्धि कारक नहीं होते हैं जितने उपचय स्थानों को कहा गया है। अब इसके पश्चात नवमांश किसे कहते हैं, इसके विषय में तो आपने पूर्व के पाठों में पढ़ा ही है कि राशि का नौवां हिस्सा जो होता है वह हमेशा नवमांश कहलाता है और एक नवमांश 3 अंश 20 कला का होता है और उसके गणना क्रम के विषय में भी आपने पूर्व के पाठों में पढ़ा। मेष राशि में मेष राशि से ही प्रारंभ करेंगे, वृषभ राशि में मकर राशि से प्रारंभ करेंगे, मिथुन राशि में तुला राशि से प्रारंभ करेंगे और कर्क राशि में कर्क से ही प्रारंभ करेंगे। मेष, मकर, तुला, कर्क, यही क्रम मीनांत पर्यंत चलता रहता है। तो इन राशियों में जो इन्हीं राशियों का नवमांश आ जाता है तो वह वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। अर्थात मेष राशि में मेष राशि का ही नवमांश जब आएगा अर्थात 0 से लेकर के 3-20 तक का जो कालांश होता है, 3-20 तक का जो अंशात्मक मान होता है मेष राशि में, उसे हम कहते हैं वर्गोत्तम नवमांश। चर राशियों में जो प्रथम नवमांश होता है वह वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। स्थिर राशियों में पंचम नवमांश जो होता है वह वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है और द्विस्वभाव राशियों में जो नवम स्थान होता है वह वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। मतलब अंतिम वाला जो नवमांश होता है उसे हम वर्गोत्तम नवमांश कहते हैं। इसीलिए आचार्य ने कहा प्रथम मध्य अंत्य नवमांशाः। प्रथम नवमांश चर राशियों में वर्गोत्तम कहलाएगा, स्थिर राशियों में पंचम नवमांश और द्विस्वभाव राशियों में अंत नवमांश जो होता है वह वर्गोत्तम होता है। वर्गोत्तम नवमांश एक प्रकार से नवमांशों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। अन्य नवमांशों का फल जितना होगा उससे कई गुना अधिक फल वर्गोत्तम नवमांश में गए हुए ग्रह का होगा। वर्गोत्तम नवमांश में यदि ग्रह है तो एक प्रकार से राजयोग जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। तो आप इस आरेख के माध्यम से वर्गोत्तम नवमांश को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख रहे हैं मेष राशि में प्रथम नवमांश जो 0 से 3-20 तक का होता है वह वर्गोत्तम नवमांश कहलाएगा। इसी प्रकार से वृषभ राशि में 13-20 से लेकर के 16-40 तक का जो 5वां नवमांश होता है वह वर्गोत्तम कहलाएगा और मिथुन राशि में 26-40 से लेकर के 30 तक का जो अंतिम नवमांश होता है, मतलब जो नववां नवमांश होता है, वह वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। इसी प्रकार से पुनः वही प्रक्रिया कर्क सिंह कन्या तक चलेगी, फिर तुला वृश्चिक धनु तक चलेगी और मकर कुंभ मीन तक चलेगी। मतलब चर राशियों में पहला नवमांश मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर राशियों में पहला नवमांश वर्गोत्तम नवमांश होता है। स्थिर राशि मतलब 2, 5, 8, 11 इनमें 5वां नवमांश और द्विस्वभाव राशि मतलब 3, 6, 9, 12 इनमें जो अंतिम का जो नवमांश होता है वह वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है।